हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। डेवलपमेंट चैप्टर में लास्ट टाइम तक हमने देख लिया था इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। उसमें एक लास्ट स्टेटमेंट थी कि अगर हम नेशन और रीजन की बात करेंगे तो एवरेज इनकम के अलावा भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। वो क्या है, इस टेबल 1.3 और इसकी नेक्स्ट टेबल जो है 1.4 उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सर, पर कैपिटा इनकम अगर हम पर्टिकुलर स्टेट्स की देखें, हमारे एग्जाम्पल में हरियाणा, केरला एंड द बिहार। सो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2,36,000 अप्रॉक्सीमेटली, केरला की 2,04,000 और बिहार की सबसे लीस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 41,000 या 4,982। सर, इसके बेसिस पे हमको ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हरियाणा में हुआ है, सेकंड स्टेज पे केरला है और बिहार सबसे थर्ड स्टेज में है। तो ज़रा इन्हीं पैरामीटर्स को हम ज़रा एनालाइज करते हैं अपनी टेबल 1.4 में, कंपेयर करते हैं तीनों स्टेट्स को। क्या पर कैपिटा बेसिस जो है वो क्या डेवलपमेंट का भी बेसिस है? तो हरियाणा ऑलरेडी हमने देख लिया था कि पर कैपिटा पे नंबर फर्स्ट है, केरला सेकंड है और बिहार थर्ड है। लेकिन हरियाणा में अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चे? सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि 1000 लाइव बर्थ यानी जितने भी बेबीज का यहाँ पे बर्थ हुआ है उसमें से 0 to < <1 यानी 0 to 11 मंथ्स के बीच में कितने बच्चे मर गए। कि 1000 बेबीज का बर्थ हुआ था, उनमें से एक साल कंप्लीट किए बिना कितने बच्चे मर गए। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। 2018 में अगर हम हरियाणा का देखें तो 30, सर सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हरियाणा की है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हरियाणा में हो रही है। बिहार में 32 जो कि सबसे लीस्ट था, और केरला में जस्ट 7। लिटरेसी रेट की बात करें, आपको पता होगा कि 7 years ऑफ एज वो रीड और राइट कर सकता है एनी लैंग्वेज में, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो 2017-18 के अकॉर्डिंगली 82% हरियाणा में लिटरेट पॉपुलेशन है, बिहार में जस्ट 62% है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 94% केरला में एग्जिस्ट करती है। नेट अटेंडेंस रेशो पर 100%। सर, सेकेंडरी स्टेज की बात करें 14 एंड 15, नेट अटेंडेंस रेशो क्या होगा कि 14 और 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं, अगर हम पर 100% पे देखें तो वो कितना ज़्यादा यहाँ पे स्कूल्स को अटेंड करते हैं, यानी 14 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं। तो 2017-18 डेटा के अकॉर्डिंगली कि सर 14-15 के अगर हम पर 100 में देखेंगे तो सर हरियाणा में 61 जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इनरोल हैं या फिर अटेंडेंस रेशो उनका अच्छा है। केरला में ये फिगर 83 गई है और बिहार में 43 गई है। सो ये जो थ्री पैरामीटर्स है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपार्ट फ्रॉम दी इनकम और दी पर कैपिटा इनकम। क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने से ये इंश्योर नहीं होता कि अदर जो पैरामीटर्स हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है सर वो भी यहाँ पे अच्छे ही होंगे। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि सर इनकम क्राइटेरिया वाज one of the criterias. Apart from that, there are various other criterias which need to be taken into consideration when we are talking about the developmental aspect. तो सिमिलरली बच्चे यहाँ पे जो हमने टर्म्स को यूज़ किया था अपने टेबल में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, ऑल मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अगर डेफिनेशन यहाँ पे आती है प्रॉपर लिखने के लिए एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी की थ्योरी ज़रा पढ़ लेते हैं क्या है। सर, यहाँ पे ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है जो डाई हो जाते हैं एक साल से पहले, यानी जिनकी डेथ हो जाती है एक साल से पहले, और 1000 लाइव बर्थ की बात करेंगे कि 1000 लाइव बर्थ हुए थे, उनमें से एक साल में कितने बच्चों की यहाँ पे डेथ हो जाती है एक साल के अंदर, तो इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। ठीक है जी। इसी से एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब क्या है कि सर 1 to 5 years ऑफ एज के बच्चे पर 1000 कितनी यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या करती है बच्चे यहाँ पे कि सर जो लिटरेट पॉपुलेशन है 7 years और उससे अबव एज ग्रुप, उनको हम लिटरेसी रेट के अंडर में डालते हैं। सर वो भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेट अटेंडेंस रेशो। अब यहाँ पे हम 14 और 15 एज ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 14 और 15 एज ग्रुप्स का जो है वो टोटल स्टूडेंट्स 100 है, उसमें से देखेंगे कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं स्कूल को। फॉर एग्जांपल अगर 70% आया तो 70% जो है वो नेट अटेंडेंस रेशो यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से ये थ्री पैरामीटर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द इनकम। These three parameters are played and very important roles in order to find out the developmental aspects of a particular area. In our example, although Haryana's per capita income is quite high, but with reference to the other important factors, Kerala is one of the highest states where the other parameters is quite adequate. And we can say that yes, the developmental aspect is also more in the Kerala. Apart from that, Haryana having the highest per capita income. So what makes the Kerala
means one of the highest developmental states because Kerala provided some of the basic facilities to its citizens. Because Kerala has a low infant mortality rate, अब बच्चे कुछ एडिक्वेट प्रोविजंस केरला प्रोवाइड करवा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंटल का एस्पेक्ट है वो ज़्यादा है केरला में कंपेयर टू दी हरियाणा एंड द बिहार, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। और यही रीज़न है, तो अगर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ कोई बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है स्टेट, तो डेफिनेटली द आउटकम जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। सिमिलरली इन सम स्टेट्स कुछ पीडीएस भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएस स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अभी आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा पीडीएस। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ पीडीएस होता क्या है। पीडीएस फूड सिक्योरिटी में आपने पढ़ा है 9th में। अब यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि पीडीएस में जो फार्मर्स हैं वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो गोडाउन्स है वहाँ पे जाते हैं और अपने ग्रेन्स को सेल करते हैं एट दी एमएसपी प्राइस। और सिंपली जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो उसके पास जो ग्रेन्स आ जाते हैं वो क्या करता है, अपने आप में बफर बना के रखता है, स्टॉक मेंटेन करके रखता है, और जिन एरियाज में डेफिसिट होता है तो वहाँ पे ग्रेन्स को सेंड करता है। और उन स्टेट्स में ग्रेन्स को सेंड करने के बाद फिर वो राशन शॉप में जाते हैं, मीन्स लोकल शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे लोगों को सिंपली सेंट्रल इशू प्राइस पे, बहुत ही चीप प्राइस पे क्या मिलता है सर, वो फूड ग्रेन्स मिल जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या, फूड सिक्योरिटी होती है। और साथ ही साथ जब 2 रुपीज़ केजी वीट और 3 रुपीज़ केजी राइस आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पीपल्स का, जो पुअर पीपल्स है उनका अच्छा होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे जो इस टाइप के इंसिडेंट्स हैं सर, वो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो अच्छा हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट टू स्टेट की कौन सी वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला के केस में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, और वेरियस अदर स्टेट जो पीडीएस सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उसकी वजह से जो वहाँ का डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। नॉट ओनली दी पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए। सो ये 1.5 एक टेबल दे रखी है यहाँ पे, ज़रा देखिए। अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश की मेंशन है। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट की बात करेंगे, वही 7 ईयर्स ऑफ एज, रीड एंड राइट इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। रूरल पॉपुलेशन सर 76% और फीमेल की 54%, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीवियर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गैप है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रंस इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स। अब ये जो कंपलसरी एजुकेशन है जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, फ्री एजुकेशन कंपलसरी, तो यहाँ पे देखो गैप कम हो जाएगा। मेल 90% और फीमेल 87%। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रंस एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा। सर ये होता क्या है सर, नॉर्मली एजुकेशन जो है यहाँ पे सर वो कॉस्टलियर एक है यहाँ पे, तो लेकिन अगर एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे जो गैप है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो फैसिलिटीज़ स्टेट प्रोवाइड करवाता है वो डेवलपमेंटल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए एज वेल। अब नेक्स्ट एक इंडेक्स होती है बच्चे, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिंपली इस इंडेक्स से फाइंड आउट क्या करते हैं हम, कि क्या आप प्रॉपरली यहाँ पे नरिश्ड हो, अंडर नरिश्ड हो, माल न्यूट्रिशन हो, या फिर ओवरवेट हो। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपली अगर कोई डेफिनेशन आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बॉडी मास इंडेक्स, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी मास इंडेक्स, तो ये है क्या, वन वे टू फाइंड आउट कि सर कोई पर्सन प्रॉपरली नरिश है या नहीं, कि उसका जो न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट है उन्होंने एक सिंपली फॉर्मूला बनाया है जिसकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप किस कैटेगरीज में आते हो। अब सर इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बॉडी मास इंडेक्स जो है, तो जितना भी आपका वेट है केजी में आप यहाँ पे पुट ऑन करो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर 70 केजी वेट जो है किसी का, सर उसको हम पुट ऑन कर रहे हैं, और हाइट जो है वो इन मीटर्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.5 हो गया मीटर्स, या किसी का 1.6 हो गया, और उसको स्क्वायर कर दिया और आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो आपको बीएमआई मिल जाएगी। सर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बीएमआई में चार्ट दे रखा है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स में चार्ट दे रखा है कि अगर आपका जो जो भी कैलकुलेशन है वो 18.5 से 24.9 आती है तो नॉर्मल है, 25 से 29.9 आती है तो आप ओवरवेट हो, 30 से 39.9 आती है तो आप ओबेस हो। ओबेस मीन्स काफ़ी ज़्यादा मोटापा है आपके पास, और मॉर्बिडिटी एक्सेसिव जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटे जो हैं सर वो 40 से ज़्यादा उनका जो इंडेक्स आएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है और आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पता है कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए एमसीक्यूज में इसको काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है बच्चे यहाँ पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इनकम को फोकस करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को फोकस करती है। एक बार हमने ये रियलाइज कर दिया कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो एक डेवलपमेंट का फैक्टर नहीं हो सकता, एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उसके थ्रू हम डेवलपमेंट का यहाँ पे ठीक से नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे हमको कुछ और क्राइटेरिया को सोचना था यहाँ पे। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अदर क्राइटेरियाज को यूज करके डेवलपमेंट का एस्पेक्ट को निकालती है। फॉर एग्जाम्पल
हेल्थ एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने केरला और हरियाणा के बीच में कंपैरिजन देखा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट नोट आ जाता है या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट लिखना है। सबसे पहले इसको पब्लिश कौन करता है? आंसर इज यूएनडीपी। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये कंट्रीज को कंपेयर करता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक कंपेयर कर रहा था इनकम के बेसिस पे, ये कंपेयर करता है कंट्रीज को कि सर कंट्रीज में कितने लोग एजुकेटेड हैं, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये एडिशनल फैक्टर्स के तौर पे यहाँ पे यूज हो किया जाता है। और इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट कि सर्टेन रेलेवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो सर जरा देख लेते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंगली क्या उसका डेवलपमेंट स्टेटस चल रहा है, या फिर जो हमारे नेबर्स हैं उनका क्या डेवलपमेंट स्टेटस यहाँ पे चल रहा है। तो सर अगर आप श्रीलंका का देखोगे सर, तो ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम सर 12,707। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन क्वाइट लेस है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, कि 25 ईयर्स एंड अबव सिंपली जो है उनका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, कितना वो कम से कम पढ़ते हैं। एसजीआई रैंकिंग 73। इसी तरीके से अगर आप देखोगे बच्चे, तो इंडिया जो है सर उसकी 6,681 पर कैपिटा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे कम है और साथ ही साथ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी कम है और एसजीआई में रैंक 130 है। तो ये हमारे नेबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सर 2018 की जो रैंक है वो यहाँ पे आप मेंशन करिए कि उसके अकॉर्डिंगली क्या रैंक है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। सर अगेन एसजीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एसजीआई जो रैंक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे कंपेयर करती है, और इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है? 189 कंट्रीज है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या है? कि सर डिनोट्स एज अ नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन, की जो सर बर्थ से लेके यहाँ पे कितना वो जी सकता है। नेक्स्ट जो है पर कैपिटा इनकम, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस अगेन। अब अच्छे आता है लास्ट पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपको पता है कि अभी आप अपना डेवलपमेंट करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की जो डिमांड है उसको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, यानी फ्यूचर जनरेशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करो। सर सिंपली एक कोड बड़ा अच्छा सा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रंस। क्योंकि अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे तो जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो उसका यूज नहीं कर पाएगी। तो एक आपको सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट बताया गया है। एग्जाम्पल जो है अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया यहाँ पे। ठीक है, तो रिसेंट एविडेंस यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है बच्चे यहाँ पे वो काफी ज्यादा ओवर यूज होता जा रहा है। ये हमने वाटर रिसोर्सेज में ऑलरेडी चैप्टर को यहाँ पे कर लिया है। इससे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये स्टडी लगा दी, इसको आप पढ़ सकते हो। सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको पता है कि वो क्या हो जाता है सर, वो नेचर उसको रिप्लेनिश कर देता है, मींस कि वो रीन्यू हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे वाटर जो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, और वो एक ऐसी कंडीशन में कि वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा, बारिश होगी, दोबारा से नीचे आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी हमको ये करना है कि सर ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना है, तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि अगर उनको हमने एक बार एग्जॉस्ट कर दिया तो उनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी सर वो रेप्लिश नहीं हो सकते हमारे टाइम पीरियड पे। तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑयल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ environmental degradations do not respect the national or the state boundaries, and the issue is no longer the region or the national specific. So that is the reason बच्चे यहाँ पे कि हमको रिसोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज क्या सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में हो रहा है जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई थी, ऑल ओवर वर्ल्ड का फिनोमिना है ना, सारे वर्ल्ड का फिनोमिना है। सेम चीज बच्चे इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेबल की गई है कि सर कोई भी अगर इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को हम डिग्रेड कर रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे किसी नेशन पे नहीं, ना ही किसी स्टेट की बाउंड्रीज पे, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इसीलिए बच्चे यहाँ पे बोला है कि हमारा जो फ्यूचर है वो एक साथ लिंक्ड है, और इसीलिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमको नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे यहाँ पे। ठीक है,